Hello, once again, good morning, all of you. In the pediatric portion, we completed with the unit number 5, the nursing management of the systematic disorders in the children. The next one we discussing about the communicable diseases in the children. ठीक है, मीन्स जो चिल्ड्रंस के अंदर जो कौन-कौन से जो कम्युनिकेबल जो डिजीजेस होती है तो उससे रिलेटेड हम आज डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, the introduction phase regarding the communicable disease, a type of disease which having its specific agent, host or the environment. ठीक है, मीन्स जो कम्युनिकेबल डिजीज रहेगी तो उस कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो ऐसी टाइप की जो डिजीज रहेगी और टाइप ऑफ डिजीज मतलब ये एक प्रकार के डिजीज रहेगी विच हैविंग. ठीक है, मतलब जिसका कोई होता है मतलब इट्स हैविंग इट्स स्पेसिफिक एजेंट, मतलब उसका कोई उसका होने का कोई स्पेसिफिक कोई एजेंट होता है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से या कोई वायरस की वजह से. तो उसका मतलब एक टाइप की जो डिजीज होगी जिसका कोई स्पेसिफिक होने का कोई रीजन उसके अंदर होता है. ठीक है, नेक्स्ट होस्ट. ठीक है, अब होस्ट का मतलब रहेगा कि वो उसके अंदर किसके अंदर ज्यादा वो होने का उसके अंदर चांस होता है. ठीक है, मीन्स जो एक टाइप का जो डिजीज रहेगी जिसका कोई स्पेसिफिक एजेंट रहेगा और वो उसके अंदर फैलने का जिसके अंदर ज्यादा चांस होता है वो एक होस्ट उसके अंदर अवेलेबल रहेगा. और वो किस एनवायरमेंट के अंदर मतलब किस सिचुएशन के अंदर वो ज्यादा हो सकती है तो वो उसका एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट उसके अंदर रहता है. ठीक है, तो एक टाइप का जो डिजीज रहेगा जिसका कोई स्पेसिफिक एक एजेंट होता है, उसका कोई स्पेसिफिक होस्ट होता है और एक उसका कोई स्पेसिफिक एनवायरमेंट होता है. ठीक है, एंड रिजल्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और ये सब जो रिजल्ट होता है जो ये जो कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे कोई जो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज को फैला सकता है. ठीक है, तो डिजीज करने वाले जो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म यदि जो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लग जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उनका जो रिजल्ट रहेगा वो कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जाना जाता है. ठीक है, एंड स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर. ठीक है, और जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की जो मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से जो डिजीज उसके अंदर अराइज हो जाती है. ठीक है, और वो डिजीज ऐसी रहेगी कि किसी न किसी को मोड मतलब जो इन्फेक्शन वगैरह या फिर जो डिजीज वगैरह रहेगी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर बहुत सारे जो मीडियम वगैरह होते हैं मतलब बहुत सारे जो वेज होते हैं उस रूट के द्वारा वो किसी और पर्सन के अंदर भी ट्रांसफर हो सकते हैं. ठीक है, तो उस टाइप की जो डिजीज रहेगी उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जाना जाता है. ठीक है, और हम जो कम्युनिकेबल डिजीज जो चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादा होती है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. द कॉमनली अकरिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस इन द चिल्ड्रंस आर फॉलोइंग. ठीक है, और ज्यादातर जो बच्चों के अंदर होने वाले जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो आपके सामने ही है. ठीक है, तो ये सारी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है वो छोटे बच्चों के अंदर होने का ज्यादा उनके अंदर चांस होता है. ठीक है, मतलब जो पीडियाट्रिक जो चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं तो उनके अंदर ये कॉमनली जो ज्यादातर नोटिस की जाने वाली जो कम्युनिकेबल डिजीजेस रहेगी. ठीक है, तो उसी के अंदर आएगा राइनाइटिस, चिकन पॉक्स, कंजक्टिवाइटिस, फिफ्थ डिजीज H. influenza, intestinal parasites, pediculosis, scabies, scarlet fever, the pertussis, the gastroenteritis, the hepatitis, the meningitis, syphilis and the gonorrhea. ठीक है, तो these are the communicable diseases which can be find commonly in the children. ठीक है, तो ये चिल्ड्रंस के अंदर जो मोस्टली जो कॉमनली जो नोटिस की जाने वाली कम्युनिकेबल डिजीज वो चिल्ड्रंस के अंदर अवेलेबल रहेगी. ठीक है, these are about the introduction phase regarding the communicable disease present in the childrens. Okay, the next after the introduction phase regarding the communicable diseases in the childrens, the next in the detail one by one we discussing about the communicable diseases. ठीक है, फर्स्ट वन वी डिस्कसिंग अबाउट द चिकन पॉक्स. ठीक है, तो मीन्स पीडियाट्रिक जो
होते हैं, तो उनके अंदर कौन कौन सी जो कंडीशंस रहेगी जो चिकन पॉक्स से रिलेटेड हम डिस्कशन डिटेल के अंदर करेंगे, ठीक है। एज इट इज एंड आल्सो कॉल्ड अ वैरिसेला कंडीशन, ठीक है। मींस इस कंडीशन को हम वैरिसेला कंडीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स वाली जो कंडीशन रहेगी, एक जो कम्युनिकेबल डिजीज, इसको हम वैरिसेला कंडीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका रीजन ये रहेगा कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो वैरिसेला ज़ोस्टर नाम का जो वायरस होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको वैरिसेला कंडीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड कॉमनली अराइजिंग से, ठीक है। और ये चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट कॉमनली जो कम्युनिकेबल डिजीज जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर नोटिफाई की जाती है, ठीक है, तो वो चिकन पॉक्स नाम की जो कंडीशन उसके अंदर होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज हम डिस्कशन करेंगे, तो उसके अंदर जो मेन तो 3 क्राइटेरिया रहेंगे या फिर इसके अलावा 3 से 4 क्राइटेरिया रहेंगे, वो उसके अंदर ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर किसी भी जो डिजीज रहेगी उसका जो एजेंट क्या रहेगा, वो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द होस्ट एंड द इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। द एजेंट का मीन्स रहेगा कि वो किस पॉजिटिव एजेंट, मतलब उसका डिजीज का होने का रीजन क्या रहेगा, तो वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो एजेंट के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मीन्स किस एनवायरमेंट के अंदर या फिर किस मोड के द्वारा वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसके अंदर हम लिखेंगे। देन नेक्स्ट होस्ट, ठीक है। होस्ट का मीन्स ये रहेगा कि ये जो डिजीज रहेगी वो उसके अंदर किस एज के जो चिल्ड्रंस रहेंगे उनके अंदर ज्यादा पॉसिबिलिटी होने का चांस उसके रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ऐसा होता है कि ये डिजीज साइकिल का एक जो स्टेज होता है, ठीक है। तो इस डिजीज साइकिल स्टेज के अंदर ऐसा होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, तो आते ही उसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो हमको नोटिफाई नहीं होते, ठीक है। बस सिम्टम अंदर आने के बाद में जब वो सिम्टम दिखाना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो जो बॉडी के अंदर एंटर होने से तक या फिर जो सिम्टम आने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहेगा वो बॉडी के अंदर आया और जो उसके अंदर जितना टाइम लगता है जो उसको सिम्टम शो करने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो सब पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया रहेगा वो हर कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर हमको इंक्लूडेड करना है, ठीक है। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द चिकन पॉक्स, ठीक है। तो चिकन पॉक्स के अंदर जो एजेंट कौन सा रहेगा, द वैरिसेला ज़ोस्टर वायरस, ठीक है। मतलब जो वैरिसेला ज़ोस्टर नाम का जो एक वायरस होगा उस वायरस की वजह से जो चिकन पॉक्स नाम की जो कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। देन इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इट मीन्स कि वो डिजीज रहेगी वो किसके द्वारा उसके अंदर ट्रांसफर होगी, ठीक है। जो चिकन पॉक्स रहेगा वो ड्रॉपलेट मीडियम, मतलब जो ड्रॉपलेट मीडियम के द्वारा, मतलब जब भी हम जो सलाइवा होती है या फिर उसके अंदर जो लिक्विड फ्लूइड वगैरह होता है, जब भी वो स्नीजिंग करेगा या फिर खांसेगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली उसके बॉडी फ्लूइड्स या फिर उसकी जो सलाइवा होती है, ठीक है, तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा वो जब भी स्नीजिंग करेगा या फिर जो कफ वगैरह करेगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट उसके सलाइवा के कांटेक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर वो ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसका जो होस्ट कौन हो सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो चिकन पॉक्स का जो होस्ट रहेगा चिल्ड्रंस अंडर द 12 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो 12 साल तक के या फिर 12 साल तक से कम एज के चिल्ड्रंस, जैसा कि 1 ईयर 2 इयर्स 3 इयर्स, तो अप्रोक्स 12 ईयर जो एज पीरियड के जो चिल्ड्रंस होंगे उनके अंदर ये कंडीशन होने का चांस उसके अंदर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होता है और उसका जो फर्स्ट सिम्टम आने का जो टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। तो चिकन पॉक्स का यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आएगा और आफ्टर 21 डेज मतलब अप्रोक्स 2 वीक्स के बाद में अपना सिम्टम्स होता है वो शो करने लग जाता है, ठीक है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा वो 21 डेज के अंदर रहेगा।
ओके, द नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स नोटिस इन द चिकन पॉक्स कंडीशन, ठीक है। मीन्स जो एक जो बेबी रहेगा जिसको चिकन पॉक्स नाम की जो कंडीशन उसके अंदर अराइज हो गई है, तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होंगे वो उसके अंदर नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जब भी एंटर करता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले उसका जो मेन सिम्टम्स रहेगा कि उसके अंदर फीवर होता है वो नोटिस किया जाता है। फिर फीवर नोटिस होने के बाद में धीरे धीरे वो उसके अंदर जो भूख वगैरह होती है वो उसके अंदर कम होती है, बॉडी के अंदर वीकनेस उसके अंदर आने लगती है और इम्यूनिटी पावर होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कंप्लीट करने के बाद में जो सिम्टम्स होते हैं तो वो उसके अंदर शो करता है, ठीक है। पर स्टार्टिंग में तो फीवर वगैरह आएगा, भूख वगैरह, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख वगैरह होगी वो कम लगेगी, बच्चा होगा वो फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसके अंदर हेडेक वगैरह नोटिस किया जा सकता है और उसको वीकनेस वगैरह उसके अंदर फील होगी, ठीक है। और उसके बाद में जो मेन सिम्टम्स रहेगा ईची रैशेस, ठीक है, मतलब जो ऐसे खुजली वाले जो उसके अंदर जो दाने नुमा जो स्ट्रक्चर जो ब्लिस्टर होता है वो उसके ऊपर हो जाता है, मतलब जो स्किन वाला जो एरिया रहेगा, ठीक है, तो उसके अंदर इस टाइप के जो ब्लिस्टर होते हैं, ठीक है, वो दाने होते हैं वो उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। बट जो रैशेस वगैरह रहेंगे वो पैप्यूल्स टाइप के रहेंगे, ठीक है। तो पैप्यूल्स टाइप के जो ब्लिस्टर होते हैं वो स्किन के ऊपर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो पैप्यूल्स का मतलब ऐसा रहेगा कि ये स्किन की लेयर है और इसके अंदर जो शार्प नेचर के जो इसके अंदर ब्लिस्टर होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। बट ये जो ब्लिस्टर रहेंगे वो बहुत ही हार्ड टाइप के रहते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो उसके अंदर जो स्वेलिंग के जैसा उसके अंदर जो पल्स उसके अंदर अवेलेबल नहीं रहेगा, मतलब उसके अंदर कुछ भी जो मटेरियल वगैरह रहेगा वो उसको जो प्रेस करेंगे तो वो प्रेस नहीं हो पाएगा, वो बहुत ही हार्ड नेचर का इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो वो ऐसे ऊपर उठा हुआ रहेगा, बट इसको हम प्रेस करेंगे तो वो प्रेस नहीं हो पाएगा, वो बहुत ही हार्ड नेचर का उसके अंदर रहेगा, वाटरी फ्लूइड होगा वो उसके अंदर डिस्चार्ज में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइप के जो रैशेस रहेंगे वो पैप्यूल्स टाइप के उसके अंदर साइन एंड सिम्पटम के अंदर नोटिस हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट डायग्नोसिस, ठीक है। तो चिकन पॉक्स वाली कंडीशन रहेगी तो उसका हम डायग्नोसिस होगा वो किस वे के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चिकन पॉक्स वाली जो कंडीशन रहेगी उसका डायग्नोसिस करने के लिए रैशेस चेकिंग, ठीक है, मतलब जो रैशेस होंगे वो उसका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी जो ऐसी जो कंडीशन होती है जिसके अंदर स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। बट हर बीमारी के अंदर जो रैशेस वगैरह होते हैं उनका डिजाइन होता है या फिर उनका जो अपीयरेंस होता है वो अलग टाइप का इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो रैशेस चेकिंग उसके अंदर हम करेंगे। फिर इसके अलावा ब्लड सीरम, मतलब जो ब्लड सीरम रहेगा, ब्लड का सैंपल लेके जो ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसका हम कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लीजन स्क्रैपिंग, ठीक है। लीजन स्क्रैपिंग इसके अंदर ऐसा करेंगे जब ये जो लीजन उसके जगह के स्किन के ऊपर बन गए तो उस जो लीजन वगैरह रहेंगे उसको हम स्क्रैपिंग मतलब जो सैंपलिंग के तौर के अंदर उसका जो फ्लूइड वगैरह यदि निकलता है, ठीक है, तो उसको स्क्रैपिंग करके उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा सलाइवरी ड्रॉपलेट, ठीक है, मतलब जो सलाइवा होगी वो बेबी का उसका जो सैंपल लेने के बाद में उसको हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वे के अंदर जो डायग्नोसिस हम उसके अंदर कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो चिकन पॉक्स वाली की कंडीशन रहेगी उसका डायग्नोसिस या फिर उसके जो सिम्टम को आइडेंटिफाई करने के बाद में उस कम्युनिकेबल डिजीज का हम मैनेजमेंट या फिर उसका ट्रीटमेंट होता है वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उस ट्रीटमेंट के लिए जो फॉलोइंग क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर हम फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन मतलब एंटी हिस्टामिन जो सर्दी जुकाम होता है या फिर स्नीजिंग या फिर कफिंग वगैरह होता है तो उसको रेस्पॉन्स को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन उसके अंदर हम दे सकते हैं जिससे किसी और के अंदर स्प्रेड नहीं हो सके, ठीक है। इसके अलावा एंटीवायरल मेडिसिन मतलब एक्चुअल में उस वायरस को कम करने के लिए जो एंटीवायरल जो मेडिसिन वगैरह रहेगी वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो उस पर्सन को या
या फिर उसके आगे उस फ्यूचर के अंदर उसको नहीं हो तो चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन होता है वो प्रिवेंशन के फॉर्म के अंदर उसके अंदर हम इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन रहेगा वो इसके अंदर हम उसके अंदर इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो ओके, दिस ऑल अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज चिकन पॉक्स, ठीक है। Okay, then next after the communicable disease, the chicken pox, the next one we discuss about the another pediatric communicable disease, that is a viral rhinitis, ठीक है। The viral rhinitis condition, it means कि the causative agent will be virus, ठीक है। And the rhinitis, it means कि the inflammation state of the nasal mucosa of the नोज, ठीक है। मतलब जो नोज की जो म्यूकोसा होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो उस कंडीशन को हम राइनाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो राइनो इट मीन्स की नोज एंड द आइटिस वर्ड का मीन्स रहेगा इन्फ्लेमेशन, ठीक है। As it is and the inflammatory state of the nasal mucosa, मतलब ये एक टाइप की जो जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके रेस्पॉन्स या मतलब उसको फाइट करने के जो रेस्पॉन्स होता है तो उसके रेस्पॉन्स के अंदर जो भी हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसको हम इन्फ्लेमेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ओपन एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और वो हमारे नेजल म्यूकोसा के अंदर जो हवा के द्वारा एंटर किया जाता है और वो हमारी जो बॉडी होती है वो उसको फाइटिंग का रेस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम वायरल राइनाइटिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इट आल्सो कॉल्ड द कॉमन कोल्ड एंड द कोराइजा, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कॉमन कोल्ड या फिर द कोराइजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको हम कॉमन कोल्ड या फिर कोराइजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड अराइजिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द लो इम्यून पर्सन, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा मतलब ज्यादातर वो किसके अंदर नोटिस की जाती है, मतलब ऐसा जो पर्सन रहेगा जिसका इम्यूनिटी पावर यदि वो लो रहेगा, ठीक है। मतलब लो इम्यूनिटी पावर वाला जो पर्सन रहेगा उसके अंदर ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसके अंदर नोटिस की जा सकती है, ठीक है। ऐसी वे के अंदर जो बेबी होते हैं मतलब जो अप्रोक्स 5 साल तक के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर बेसिकली बर्थ के टाइम से जो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो उसी वे के अंदर जो प्रोग्रेस के अंदर इम्यूनिटी पावर होता है वो भी प्रोग्रेस करता है। बट जब भी बेबी बर्थ होता है तो उसके जो इम्यूनिटी पावर होता है वो लो होता है और कोई भी जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो उसको लगने का चांस होता है वो इजीली उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो लो इम्यूनिटी पावर जो पर्सन रहेगा उसके अंदर ज्यादातर ये नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। The infection may mild also resolve without treatment, ठीक है। और जो इन्फेक्शन होता है वो कुछ ज्यादा माइल्ड लेवल का ही होता है, ठीक है। मतलब इतना जो सीवियर कंडीशन भी नहीं होती है बट इसके अंदर ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिकली होते हैं वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका जो एजेंट मतलब उसका जो पॉजिटिव एजेंट रहेगा मतलब इस टाइप की जो राइनाइटिस कंडीशन होने का जो रीजन क्या उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट जो राइनो वायरस हो सकता है, एडिनो वायरस हो सकता है या फिर जो सिंसाइटियन जो वायरस होता है, ठीक है। तो एडिनो वायरस, राइनो वायरस या फिर जो सिंसाइटियन जो वायरस होगा उन वायरस के द्वारा ये जो राइनाइटिस वाली कंडीशन है वो उसके अंदर नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। और उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जो भी जो वायरस वो एंटर करेगा और अपना जो सिम्टम दिखाना कितने दिन के अंदर स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा वो 1 वीक मतलब अप्रोक्स 7 दिन के अंदर उसका सिम्टम होगा वो उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो 1 से लेकर जो 7 दिन के अंदर जो सिम्टम रहेगा वो सर्दी जुकाम के उसके अंदर नोटिस हो सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट होस्ट, ठीक है। और उसका होस्ट का मतलब रहेगा कि कौन कौन सी जो कंडीशंस रहेगी जिसके अंदर ये कंडीशन है वो सबसे ज्यादा नोटिस की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि लो इम्यूनिटी पावर वाले जो बच्चे होते हैं मतलब लगभग 5 साल तक के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ये सबसे ज्यादा नोटिस किए जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब रहेगा उसके अंदर जो फैलने का उसके अंदर क्या मोड उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो फैलने का रीजन ये हो सकता है या तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है या फिर जो एयर के द्वारा इनहेलेशन किया जाएगा, ठीक है।
मतलब कोई भी जो एनवायरमेंट के अंदर ज्यादा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह रहेगा तो उसको यदि इनहेल किया जाएगा, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन या फिर सराउंडिंग एनवायरमेंट के अंदर यदि जो ड्रॉपलेट्स वगैरह या फिर कोई डस्ट वगैरह को इनहेल किया जाएगा तो उसके द्वारा भी वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा ड्रॉपलेट मोड, मतलब जो सलाइवा या फिर जो स्नीजिंग या फिर कफिंग वगैरह करेगा तो उसके द्वारा मोड के द्वारा वो किसी और पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट वायरल जो राइनाइटिस वाली कंडीशन रहेगा तो उसके अंदर सिम्टम्स होंगे वो कौन कौन से नोटिस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स इन द वायरल राइनाइटिस कंडीशन, ठीक है। तो उसके अंदर कंजेस्ट नोज एंड द साइनसेस, ठीक है। जो कंजेस्ट का मतलब रहेगा कि नाक बंद हो जाना, मतलब उसके अंदर कंजेशन का मतलब ऐसा रहेगा कि उसके अंदर यदि कोई इसके अंदर यदि कोई कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ गया हो, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे भरा भरा सा उसके अंदर हमको फील रहेगा, ठीक है, या फिर उसको हम लोकल लैंग्वेज के अंदर हमको ऐसा लगेगा कि नाक वो उसके अंदर बंद हो गया, ठीक है, तो बंद नाक उसके अंदर हमको फील हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट रनिंग नोज एंड द स्नीज, ठीक है। तो स्नीजिंग वगैरह या फिर रनिंग नोज मतलब नाक में से जो म्यूकोसा होगी वो लिक्विड फ्लूइड के अंदर हमको बाहर निकल सकती है, ठीक है। इसके अलावा स्नीजिंग वगैरह रहेगी, उसको चीखे वगैरह उसके अंदर नोटिस की जा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हॉर्सनेस एंड द शॉर्ट थ्रोट, ठीक है, मतलब गले के अंदर खराश उसके अंदर रहेगी और जब भी वो वॉइस बोलेगा तो उस समय उसको ठीक है, तो इस वे के अंदर जो हॉर्स के जैसा जो साउंड होता है वो उसके अंदर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट नेजल फ्लेयरिंग, ठीक है। नेजल फ्लेयरिंग का मतलब ऐसा रहेगा कि ज्यादा समय तक नाक के अंदर जो रेडनेस वगैरह उसके अंदर हो सकती है और नेजल वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, तो ये नेजल का जो नोस्ट्रिल वाला जो पार्ट रहेगा, जो ओपनिंग वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर डायलिटेशन उसके अंदर मतलब ये वाला जो पार्ट ओपनिंग होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, और उसके अंदर जो मूवमेंट होगा उसके अंदर अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा वो इस वे के अंदर थोड़ा बहुत होगा वो मूवमेंट उसके अंदर करेगा, ठीक है। तो वो नेजल फ्लेयरिंग या फिर उस जगह के ऊपर रेडनेस होगी वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है, उसको नाक बंद नाक उसको या फिर नाक के अंदर कंजेशन उसको फील रहेगा या फिर जो बारीपन उसके अंदर रहेगा तो उसकी वजह से उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी उसके अंदर हो सकती है, म्यूकोसा होगी उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वाटरी आईज हो सकती है एंड जनरलाइज वीकनेस, ठीक है, पूरे शरीर के अंदर उसको पूरी बॉडी का जो पार्ट रहेगा उसके अंदर वीकनेस वगैरह लग सकती है और उसको जो आईज वगैरह रहेगी वो उसके अंदर वाटरी मतलब उसके अंदर आंखों में से आंसू उसके अंदर निकल सकते हैं, ठीक है। तो साइनसाइटिस रहेगा तो सिर दर्द उसके अंदर हो सकता है, इसके वजह से आंखों के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, इसके वजह से वाटरी आईज उसके अंदर नोटिफाई हम कर सकते हैं। Okay, the next sign and symptoms regarding the viral rhinitis. The next heading, the diagnosis of the viral rhinitis, ठीक है, मीन्स जो साइन एंड सिम्टम के बेसमेंट के ऊपर जो डायग्नोसिस उसका किया जाएगा, ठीक है। तो फॉलोइंग क्राइटेरिया उसके अंदर फिजिकल सिम्टम्स असेसमेंट, ठीक है, मीन्स जो वायरल राइनाइटिस वाली कंडीशन के अंदर जो फिजिकल सिम्टम्स रहेंगे क्योंकि नाक में से वो रनिंग नोज हो सकता है, ठीक है, रेडनेस वगैरह हो सकती है, ठीक है, या फिर उसको जो डीकंजेस्टेंट वगैरह उसको नाक बंद नाक उसके अंदर लगेगा, गले के अंदर खराश वगैरह लगेगी, तो ये सारे सिम्टम्स होंगे वो इसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो ब्लड टेस्ट करने के अनुसार उसका जो पॉजिटिव जो वायरस होगा वो उसके अंदर डिटेक्ट होगा और उसके द्वारा उसका मैनेजमेंट हम उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट नेजल स्मीयर, ठीक है, और जो वायरल राइनाइटिस वाली कंडीशन जो है वो एक जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है एट द नेजल म्यूकोसा, ठीक है। तो नेजल कैविटी के अंदर से जो नेजल स्मीयर मतलब जो नेजल म्यूकोसा होगी उसका जो सैंपलिंग लेके उसका चेकआउट उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है, और इसके द्वारा इस कंडीशन को हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन डायग्नोसिस करने के बाद उस कंडीशन का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो कॉमन कोल्ड रहेगी, ठीक है, तो उसका हमने पहले देखा था कि वो स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली
सेल्फ रिजॉल्व हो सकती है, ठीक है। कभी कभी हमने देखा कि वो ऑटोमेटिकली हो जाती है और उसके बाद में धीरे से सेल्फ जो बिना किसी ट्रीटमेंट के वो ट्रीट हो सकती है, ठीक है। बट इसके अंदर ट्रीटमेंट का जरूरत पड़े यदि जो लंबे समय तक यदि उसके अंदर कंडीशन अराइज हुई है तो उसके अंदर जो मेडिकेशन रहेंगे नेजल डीकंजेशन, ठीक है। तो नेजल डीकंजेशन का मतलब रहेगा कि उसके अंदर जो सिकुड़न आई है, ठीक है, या फिर जो बंद नाक हुआ है तो उस बंद नाकों को जो वापस नॉर्मल करने के लिए, ब्लॉकेज को खोलने के लिए नेजल डीकंजेशन नाम की जो मेडिसिन वगैरह होती है वो उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंटीहिस्टामिन, ठीक है, मीन्स जो सिट्रीजिन, लीवोसिट्रीजिन या फिर जो फेनिरामिन जो ड्रग्स वगैरह होती है, ठीक है, तो वो एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन वगैरह रहेगी जिसके द्वारा जो सर्दी जुकाम जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसको हम कम उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो फीवर वाले कंडीशन या फिर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम उसके अंदर प्रेस्क्राइब। द नेक्स्ट वन द स्टीम इनहेलर, ठीक है, और इसके अलावा जो स्टीम वगैरह जो भाप वगैरह होती है उसका भी इनहेलेशन करवाया जाता है। तो म्यूकोसा होती है जहाँ पे जो ब्लॉकेज किया हुआ होता है, ठीक है, तो नेजल कैविटी के अंदर जो ब्लॉकेज हुआ होता है नेजल कैविटी के अंदर, तो वो स्टीम के द्वारा उसके अंदर क्लियरेंस उसके अंदर हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन रहेगा रेडिएशन वार्मर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल जो रेडिएशन वार्मर रहेगा उस वार्मर के द्वारा भी नेजल कैविटी या फिर जो साइनस वगैरह होते हैं तो उस साइनस को भी उसके अंदर क्लियरेंस कर सकते हैं। इसके द्वारा जो इन्फ्लामेटरी जो म्यूकोसा होगी उसको क्लीन करके वो वापस नॉर्मल जो म्यूकोसा होगी उसका सिक्रेशन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉलोइंग क्राइटेरिया के द्वारा जो वायरल राइनाइटिस वाली कंडीशन है वो उसका हम सॉल्व इस वे के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस वाज अबाउट द सेकंड कम्युनिकेबल डिजीज द वायरल राइनाइटिस। ओके, तो नेक्स्ट वन सेम द कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर थर्ड जो कम्युनिकेबल डिजीज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द स्कारलेट फीवर, ठीक है। तो स्कारलेट फीवर नाम की जो कम्युनिकेबल डिजीज रहेगी तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इट इज एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, और स्कारलेट फीवर नाम की जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो एक टाइप की बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइप का फीवर होता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है एंड आल्सो कॉल्ड द स्कारलैटिना, ठीक है, और उसका जो दूसरा नाम रहेगा स्कारलैटिना के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। In the tiny elevated blister as like a sandpaper, so it is called the scarlet fever, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन सिम्टम्स होता है कि उसके अंदर जो स्किन वाला जो पार्ट होगा तो उस स्किन वाले पार्ट के अंदर ये जो स्किन वाला जो एरिया रहेगा उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही जो टिनी का मतलब रहेगा बहुत ही जो छोटे छोटे जो ब्लिस्टर्स रहेंगे, मतलब उसके जो छोटे छोटे बहुत ही जो दाने होते हैं वो उसके अंदर अवेलेबल रहेंगे और वो ऐसा हमको अपीयरेंस रहेगा कि कोई सैंड पेपर है, ठीक है। अभी सैंड पेपर का मतलब ऐसा होता है कि घरों के अंदर हमने देखा होगा कि यदि लोहे की जो चीज होती है उसके ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है, तो जंग लगने को, जंग को हटाने के लिए जो पेपर होता है, मतलब एक टाइप का जो पेपर होता है, मतलब अंदर की तरफ से मिट्टी के जैसा बना हुआ होता है, ठीक है, और उस पेपर के द्वारा वो जो जंग लगा हुआ होता है उस जंग को हम उसके अंदर हटा सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का जो पेपर होता है तो उस पेपर के ऊपर जैसे बीच वे के अंदर जो मिट्टी के जो दाने लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो उस सेम एसिड जो अपीयरेंस होती है वो स्कारलेट फीवर के अंदर जो रैशेस होते हैं वो स्किन के ऊपर रैशेस होते हैं वो उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको हम स्कारलेट फीवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस फीवर को स्कारलेट फीवर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो ब्लिस्टर्स हो गए वो बहुत ही छोटे छोटे अपीयरेंस के अंदर होते हैं, ठीक है, और वो उसका जो रीजन रहेगा एज कंपेरिजन जो सैंड पेपर होता है तो सैंड पेपर के ऊपर जैसे जैसे वो छोटे छोटे बहुत ही जो दाने होते हैं तो सेम जो डिसअपीयरेंस होता है वो स्कारलेट फीवर के अंदर होता है। इसकी वजह से इसको हम स्कारलेट फीवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट द पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, तो स्कारलेट फीवर होने का जो एजेंट रहेगा द ग्रुप ए
बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। मतलब जो स्कारलेट फीवर होने का जो रीजन रहेगा, एक जो बैक्टीरिया रहेगा द ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसके द्वारा ये फैल सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर कैसे फैल सकता है, ठीक है। तो इसके जो ट्रांसमिशन होने का जो मोड रहेगा द कंटाजियस स्किन टू स्किन, ठीक है। मतलब डायरेक्ट जो इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो किसी नॉर्मल पर्सन के स्किन के कांटेक्ट के अंदर आएगा तो डायरेक्टली स्किन कांटेक्ट के द्वारा भी वो उसको फैल सकता है, ठीक है। या फिर एयरबोर्न, हवा के अंदर यदि वो पर्सन रहेगा वो यदि थूकता है या फिर जो सलाइवा वगैरह उसके कांटेक्ट में आती है तो हवा के अंदर यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसके द्वारा भी वो उसके अंदर ट्रांसमिट जो दूसरे लोगों के अंदर हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ड्रॉपलेट मोड, ठीक है। ड्रॉपलेट मोड का मतलब रहेगा कि जो सलाइवा की जो ड्रॉपलेट होती है, ठीक है, जो भी पर्सन रहेगा वो कफिंग करेगा, स्नीजिंग वगैरह करेगा या फिर डायरेक्टली सलाइवा के कांटेक्ट के अंदर आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से दूसरों के अंदर वो ट्रांसमिट उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन है इसका होस्ट, ठीक है। मतलब जो होस्ट का मतलब जो ज्यादातर किस जो एज के जो चिल्ड्रंस होता है उनके अंदर होने का उसके अंदर चांस हो सकता है, ठीक है। तो ये भी सेम विजिट जो 12 साल तक के जो एज से यदि कम उम्र के जो चिल्ड्रंस रहेंगे उनके अंदर ज्यादातर वो नोटिस की जा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होने से लेकर जो पहला जो सिम्टम आने तक का जो टाइम पीरियड रहेगा तो उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 7 डेज तक, मतलब 1 वीक तक का टाइम पीरियड के अंदर उसके जो सिम्टम्स रहेंगे वो उसके अंदर अराइज हो सकते हैं। The next one, the signs and symptoms noticed in the स्कारलेट फीवर, ठीक है। जो स्कारलेट फीवर के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो उस बेबी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर तो स्कारलेट एक टाइप का जो फीवर है तो उसके अंदर टेम्परेचर होगा वो बढ़ा हुआ रहेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर फीवर होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और उसी के अंदर जो चिली स्पॉट, मतलब उसके अंदर जो बहुत ही छोटे छोटे जो स्किन के ऊपर जो ब्लिस्टर होंगे, ठीक है। और जो सैंड कलर के मतलब जो मिट्टी होती है उस कलर के अपीयरेंस का उसके अंदर रहेगा। तो स्कारलेट कलर के जो रैशेस होंगे, बहुत ही छोटे छोटे जो दाने होंगे वो उसके अंदर अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट फ्लश्ड फेस लुक, ठीक है। और चेहरा वाला जो पार्ट रहेगा वो बहुत ही पूरा रेडनेस अपीयरेंस का रहेगा, ठीक है। और जो टंग वाला पोर्शन रहेगा उसके अंदर भी छोटे छोटे दाने हो सकते हैं और जो ज्यादा रेड कलर का उसके अंदर अपीयरेंस रहेगा, ठीक है। तो टंग वाला जो प्रोसेस रहेगा वो स्ट्रॉबेरी के जैसा उसके अंदर अपीयरेंस रहेगा, तो स्ट्रॉबेरी टंग होता है वो उसके अंदर अपीयरेंस हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द शॉर्ट थ्रोट, ठीक है। तो गले के अंदर खराश होगी वो उसके अंदर अवेलेबल हो सकती है, हेडेक उसको होगा और लिम्फ नोड सोलन, ठीक है। मतलब जो गले के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं, मतलब लिम्फेटिक सर्कुलेशन के लिए जो नोड्स अवेलेबल रहते हैं तो लिम्फ नोड्स हो गए वो इन्फ्लामेशन होने की वजह से उसके अंदर सोलन हो जाएगा, मतलब वो बहुत फूलने लग जाएगी, उसके अंदर स्वेलिंग होगी वो अवेलेबल रहेगी। तो इसकी वजह से गले के अंदर जो स्वेलिंग होगी वो उसके अंदर अपीयरेंस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एनवी, ठीक है। तो एनवी का मतलब नोजिया वॉमिटिंग, उस पर से जो बेबी रहेगा उसके अंदर नोजिया वॉमिटिंग रहेगी वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स रहेंगे स्कारलेट फीवर के अंदर हम नोटिफाई कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट signs and symptoms regarding the scarlet fever. Then next the diagnostic measurement applicable in the scarlet fever, ठीक है। मतलब स्कारलेट फीवर को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं वो उसके अंदर एप्लीकेबल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम मेथड उसके अंदर भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर ब्लड टेस्ट करेंगे जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट के अंदर या फिर जो थ्रोट स्मेल, ठीक है, मतलब गले के अंदर का जो सलाइवा होगा या फिर जो म्यूकोसा होगी वो उसका सैंपल लेके यदि माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट हम डिटेक्ट करके उसका हम कंफर्मेशन होता है वो हम इस वे के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंफर्मेशन हो जाने के बाद में उसका मैनेजमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे हमने देखा कि स्कारलेट फीवर होता है वो एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन होगी ऐसे पेनिसिलिन, टैजोबैक्टम या फिर जो एजिथ्रोमाइसिन वगैरह जो मेडिसिन होती है वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इम्यूनिटी पावर उसका बहुत ही लो हो जाता है, तो इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने के लिए जो आर्टिफिशियल जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, मतलब आईवी जो बने जो सिंथेटिक जो आईवी जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट हम उसके अंदर करवाएंगे। इसके अलावा जो एंटीपायरेटिक मतलब ये एक टाइप का फीवर वाले कंडीशन होती है, तो इसके अंदर जो एंटीपायरेटिक मतलब जो बुखार को कम करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो उसके अंदर प्रिस्क्राइब करवाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अदर प्रिवेंटिव मेजर्स, और इसके अलावा अदर जो प्रिवेंटिव मतलब उसका जो सेफ्टी और सिक्योरिटी करने के लिए जो मेजर्स होते हैं, जैसे कि किसी पर्सन के स्किन कांटेक्ट में नहीं लाना है, ठीक है। जो चीखते समय या कफ करते समय उसका सेफ्टी मेंटेनेंस रखनी है। आउटर एनवायरमेंट के अंदर दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने का चांस हो सकता है, तो उसके अंदर ये सब जो सेफ्टी रहेगी वो उसका मेंटेनेंस हमको उसके अंदर करना है, ठीक है। तो इसी के द्वारा जो स्कारलेट फीवर का क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, then next another communicable disease in the children, then it is a intestinal parasites infection, ठीक है। तो नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज चिल्ड्रंस के अंदर कॉमनली उसके अंदर नोटिस की जाती है वो रहेगी द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, ठीक है। तो इंटेस्टाइन का मतलब रहेगा कि वो इंटेस्टाइन के अंदर अवेलेबल रहेगी, और पैरासाइट्स का मतलब रहेगा कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब अपना जो फूड वगैरह कंज्यूम करने के लिए एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पैरासाइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वो अवेलेबल रहेंगे इंटेस्टाइन के अंदर, और उसी की वजह से इन्फेक्शन होता है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। तो वो मोस्ट कॉमनली रहेगा चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादातर नोटिस किया जाता है, ठीक है। एज इट इज द मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब ये चिल्ड्रंस के अंदर जो फाउंड मतलब नोटिस किया जाने वाला सबसे कॉमनली जो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। In these, the parasites were born present as the agent in the intestine of the children, ठीक है। तो वो एजेंट के फॉर्म के अंदर जो ये वॉर्म्स वगैरह होते हैं, मतलब पैरासाइट जो वॉर्म्स मतलब ऐसे जो कीड़े वगैरह होते हैं, तो वो उसके अंदर जो अवेलेबल रहते हैं, मतलब जो वॉर्म्स वगैरह रहेगी तो वो इंटेस्टाइन के अंदर एज एजेंट के फॉर्म के अंदर उसके अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन सी वॉर्म्स रहती है, एज लाइक केव वॉर्म, फ्लूक्स, ट्राइटेनिला, राउंड वॉर्म, एस्टेरिस, पिन वॉर्म एंड द हुक वॉर्म, ठीक है। मतलब इस टाइप के जो बैक्टीरियल या फिर ऐसे जो वॉर्म्स वगैरह रहेगी जो पैरासाइट्स के अंदर इंक्लूडेड की जाती है, तो वो उसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर उसके अंदर डेवलप हो जाती है, और उनका जो एक्शन क्या रहेगा वो ऐसे इन्फेक्शन कैसे अराइज कर सकती है, ठीक है। तो वो दे एक्ट एज अ कैरियर, ठीक है। मतलब वो बेसिकली डायरेक्टली वो बेबी होगा उसको अफेक्टेड नहीं करते, बट वो जब भी बेबी होता है वो कोई भी फूड होता है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। मतलब कोई भी बेबी यदि वो खाना वगैरह खाता है तो उसका जो एब्जॉर्प्शन या फिर जो मेटाबॉलिज्म होने से पहले जो वेस्ट जो मटेरियल होता है, जो खाने का मटेरियल होता है, वो इंटेस्टाइन के अंदर जो पैरासाइट्स मतलब कोई भी जो वॉर्म्स वगैरह टेप वॉर्म्स, फ्लूक या फिर इसके अलावा जो हुक वॉर्म या फिर पिन वॉर्म उसके अंदर यदि अवेलेबल है तो वो उसका जो सारा जो खाना होगा वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसका मेटाबॉलिज्म जो चिल्ड्रंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और चिल्ड्रंस का इम्यूनिटी पावर और उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो अच्छे से नहीं होगा, तो इसकी वजह से दूसरा कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन उसके अंदर लग सकता है, और बेबी होगा वो पूरा वीकनेस या फिर जो इम्यूनिटी पावर होगा वो उसका लो हो सकता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो इस वे के अंदर कैरियर के फॉर्म के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होता है वो अराइज कर सकता है। देन नेक्स्ट इंटेस्टाइन जो पैरासाइट्स वाली जो कंडीशन रहेगी, तो एक ऐसा जो बेबी है जिसके जो इंटेस्टाइन वाला एरिया के अंदर कोई भी जो इंटेस्टाइन जो पैरासाइट्स मतलब जो वॉर्म्स वगैरह उसके अंदर डेवलप हो गई है, तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होंगे वो उसके अंदर अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसके अंदर मेन सिम्टम्स की बाहर से कोई भी
पैरासाइट्स या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो फीवर उसके अंदर नोटिस किया जा सकता है। इसके अलावा जो ये इंटेस्टाइनल जो सिस्टम रहता है, मतलब जो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहेगी, तो उसके अंदर जो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहेगी एज लाइक एब्डोमिनल पेन उसके अंदर हो सकता है, डायरिया वाली कंडीशन उसके अंदर हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। और पेट के अंदर जो मरोड़े वगैरह या फिर जो गैस का फॉर्मेशन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। उसका जो वेट उसके अंदर लॉस रहेगा, बेबी रहेगा वो बहुत ही पतला सा हो जाएगा, मसल्स वो वेस्टिंग मतलब मसल्स होगी वो उसके अंदर बहुत ही कम रहेगी और बहुत ही पतला सा पर्सन उसके अंदर माल नरिश वाली कंडीशन के अंदर हमको नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सिम्टम्स रहेगा वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स के अंदर ये फॉलोइंग सिम्टम्स रहेंगे वो हम उसके अंदर नोटिफाई कर सकते हैं। Okay, the next the signs and symptoms regarding the intestinal parasites. The next heading, the diagnostic evaluation with the finding in the intestinal parasites state, ठीक है। मीन्स intestinal parasite वाली कंडीशन को कंफर्मेशन करने के लिए कौन कौन से जो लैबोरेटरी जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होते हैं तो वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करके उस कंडीशन को हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो फॉलोइंग क्राइटेरिया को एप्लीकेबल करके उसके अंदर उनका डायग्नोस हम उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर जो फिजिकल सिम्टम्स मतलब जो फिजिकल एग्जामिनेशन उसका हम करेंगे तो उसके अंदर जो पेट के अंदर गैसेस वगैरह हो सकती है, डायरिया वाली कंडीशन उसके अंदर रहेगी, एब्डोमिनल पेन उसके अंदर जो हो सकता है, ठीक है। तो ये सब फिजिकल सिम्टम के द्वारा भी इसका हम कंफर्मेशन हम उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूल सैंपल, ठीक है। मीन्स वो जब भी बेबी स्टूल करेगा तो इंटेस्टाइनल के जो वेव जो रहेगा तो इस इंटेस्टाइन के अंदर से जो कोई भी जो बॉम्ब वगैरह रहेगी तो उस स्टूल के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो स्टूल का सैंपल लेने के बाद में लेबोरेटरी के अंदर उसका हम टेस्टिंग करेंगे तो उसके अंदर जो बॉम्ब्स रहेगी वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्लड सैंपल लेने के बाद में तो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शंस वगैरह रहती है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसके अंदर जो एलाइजा टेस्ट मतलब जो एंजाइम लिंक जो एब्सॉर्बेंट जो एरिया रहेगा मतलब जो टेस्ट रहेगा वो उसके अंदर एप्लीकेबल करवाया जाएगा और उसके द्वारा उस टेस्ट को हम कंफर्मेशन हम उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट और डिटेल के लिए उसका कंफर्मेशन करने के लिए एक्सरे वगैरह एब्डोमिनल वाले एरिया के अंदर हम कर सकते हैं या फिर जो डायरेक्टली जो कोलन वाला एरिया मतलब इंटेस्टाइन के अंदर कैमरा इंसर्ट करके उस कंडीशन को हम आइडेंटिफाई उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोलोनोस्कोपी का मतलब जो कोलन का मतलब रहेगा इंटेस्टाइन और स्कोपी का मतलब रहेगा उसके अंदर कैमरा इंसर्ट करके उसका विजुअलाइजेशन उसके अंदर हम करके उसका हम कंफर्मेशन उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो these all about the diagnostic evaluation regarding the intestinal parasites. The next one, the intestinal parasite वाली कंडीशन को कंफर्म करने के बाद में उसका मैनेजमेंट होता है वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी जो जैसी जो कंडीशन रहेगी जिसके अंदर जो जिस टाइप के वॉर्म्स उसके अंदर अवेलेबल रहती है तो उस वॉर्म्स को मतलब जो किल करने के लिए जो मेडिसिन रहेगी तो वो उसके अंदर एप्लीकेबल हम उसके अंदर करेंगे। तो एंटी पैरासाइटिक जो मेडिकेशन या फिर जो एंटी हेलमिंथिक जो मेडिसिन मतलब जो वॉर्म को कील करने के लिए जो मेडिसिन वगैरह रहेगी वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो नोजिया वॉमिटिंग वगैरह रहेगी तो उसके अंदर एंटीएमेटिक मेडिसिन या फिर जो डायरिया वाली कंडीशन को कम करने के लिए एंटी डायरिया जो मेडिसिन वगैरह रहेगी वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लूइड वॉल्यूम उसके अंदर इम्बैलेंस होता है या फिर उसका जो जो नरिशमेंट वाली कंडीशन है तो डायरेक्टली जो बाहर की तरफ से जो एनर्जी के लिए जो आईवी फ्लूइड रहेगा वो उसके अंदर हम उसके अंदर प्रेस्क्राइब करवाते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा 4th नंबर की जो कम्युनिकेबल डिजीज रहेगी द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। ओके, द नेक्स्ट 4th जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो चिल्ड्रंस के अंदर जो एक कम्युनिकेबल डिजीज रहेगी उसके बाद में जो पीडियाट्रिक मेनिंजाइटिस
मतलब ये भी जो एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो वो चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट कॉमनली शो की जा सकती है, ठीक है, मतलब उसके अंदर अवेलेबल होती है, ठीक है। तो पहले जो पीडियाट्रिक मेनिंजाइटिस का इंट्रोडक्शन फेज के इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो वर्ड जो मेनिंजाइटिस का मतलब ऐसा रहेगा कि जो नर्वस सिस्टम वाला जो पार्ट होता है द ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके ऊपर जो आउटर जो कवरिंग रहती है उस कवरिंग को हम मेनिंजेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उन्हीं मेनिंजेस का यदि इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसी के अंदर जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर अराइज होते हैं, तो उस टाइप की जो कंडीशन रहेगी तो उसको हम पीडियाट्रिक मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एजेंट्स रहेंगे तो एजेंट्स रहेंगे वो दो उसके अंदर अवेलेबल हो सकते हैं, बैक्टीरियल कॉज और जो वायरल कॉज, ठीक है। तो बैक्टीरियल कॉज के अंदर आएगा ई कोलाई, तो एस्केरिया कोलाई, लिस्टेरिया मोनोसाइटोसिस, ब्लू बीटा हेमोलाइटिक जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा एंड नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो बैक्टीरियल होते हैं और बैक्टीरियल की वजह से मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन होती है वो उसके अंदर अराइज होने का चांस उसके अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो वायरल स्पीसीज के अंदर आएगा पोलियो वायरस की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है, एंटेरोवायरस, द पैरामिक्सोवायरस एंड द हर्पिस सिम्प्लेक्स, ठीक है। जो हर्पिस सिम्प्लेक्स नाम का ये जो सब जो वायरल स्पीसीज के जो पॉजिटिव एजेंट्स रहेंगे जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो मेनिंजाइटिस होता है वो उसके अंदर अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एजेंट्स विच में अराइज द पीडियाट्रिक मेनिंजाइटिस स्टेट। द नेक्स्ट वन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जो ये जो कंडीशन रहेगी वो ट्रांसमिट कैसे हो सकते हैं एक पर्सन से दूसरे बेबी के अंदर, ठीक है। तो ये रहेगी एयरबोर्न, मतलब जो बेबी स्नीजिंग वगैरह करेगा या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो सराउंडिंग एनवायरमेंट के अंदर अवेलेबल रहता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा तो डायरेक्ट जो कंटेक्ट मतलब उसके अंदर कॉन्टेक्ट के अंदर आता है तो उसके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है और वो बेबी के ब्लड के अंदर सर्कुलेट के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका एयरबोर्न या फिर जो कंटामिनेशन मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा भी स्किन टू स्किन के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब उसका जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस एंटर करेगा और एंटर होने से उसका जो सिम्टम आने तक का जो इंक्यूबेशन टाइम पीरियड रहेगा वो उसका 10 डेज के अंदर रहेगा, ठीक है। और सेम ऐसे इसका जो होल्स रहेगा वो 24 मंथ से लेकर जो मतलब जो अप्रोक्स 2 ईयर से लेकर जो 5 ईयर्स तक एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो नोटिस उसके अंदर किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द मेनिंजाइटिस इन द चिल्ड्रंस। The next, after the introduction phase regarding the pediatric meningitis condition, then next तो meningitis वाली कंडीशन रहेगी तो उसके अंदर जो सिम्टम्स रहेंगे वो कौन कौन से उसके अंदर नोटिस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहेगी उसके अंदर अराइज हो सकती है एज लाइक इरिटेबिलिटी, फीवर, अनयूजुअल फीवर उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। एंड द पुअर फीडिंग उसके अंदर रहेगी, ठीक है। हाई पिच क्राई मतलब जो बहुत ही हाई पिच वाला उसके अंदर वो क्राई करेगा, ठीक है। नेक के अंदर उसको पेन उसके अंदर फील हो सकता है, ठीक है। सीजर्स उसके अंदर मतलब कन्वर्जन उसके अंदर चक्कर वगैरह नोटिस किए जा सकते हैं। फोटोफोबिया मतलब जो धूप वगैरह रहेगी तो उससे उसको फियर वाले कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। या फिर अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब उसका जो कंफ्यूजन वाले स्टेट या फिर जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रहेगा वो उसके अंदर लो हो सकता है, ठीक है। और जो फीवर के साथ वो अनयूजुअल वो स्लीपिंग करता रहेगा मतलब जो फीवर जो बच्चा रहेगा वो लंबे समय तक वो स्लीपिंग कंडीशन के अंदर ही रह सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है उसका डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स रहेगी तो उसका जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के लिए जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसका जो सैंपलिंग लेने का हमको जरूरत रहता है, ठीक है। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहेगा तो फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगा, उसके अलावा जो लंबर पंक्चर के द्वारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिया जाएगा और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसका हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लड टेस्टिंग के अंदर ब्लड के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है तो उसके द्वारा उसका हम कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है।
और ब्रेन के अंदर जो किडनी टाइप है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, कोई उसके अंदर डिफेक्ट वगैरह हुआ है या नहीं हुआ, तो उसको कंफर्म करने के लिए जो सीटी स्कैन होता है ब्रेन का वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट उसका डायग्नोसिस करने के बाद में उसका ट्रीटमेंट कैसे प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन रहेगी तो उसका जो पॉजिटिव बैक्टीरिया और जो वायरस उसके अंदर दोनों होता है। ठीक है, तो यदि वायरल है तो उसके अंदर एंटीवायरल देंगे और बैक्टीरियल कॉज उसके अंदर यदि है, ठीक है, तो वो एंटीबैक्टीरियल जो मेडिसिन रहेगा वो उसके अंदर हम उसके अंदर प्रेस्क्राइब करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कन्वर्जन मतलब जो सीजर्स वगैरह रहेंगे तो उस सीजर्स को कम करने के लिए एंटी कन्वर्जन मेडिसिन या फिर जो फीवर वाली कंडीशन वगैरह या फिर इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वगैरह रहेगी वो उसके अंदर एप्लीकेबल हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो दिस ऑल अबाउट द पीडियाट्रिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज जो 5 जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है वो कंप्लीटेड होती है। ठीक है, इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट जो रिमेनिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस रहेगी वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।